हमारे पास कक्षा 11वीं की भौतिकी के अध्याय द्रव्य के तापीय गुण के शॉर्ट नोट्स हैं। हाँ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और हमारा मिशन आज यही है कि हम इस पूरी अध्ययन सामग्री का यानी इन नोट्स के हर एक पन्ने और हर एक लाइन का गहराई से विश्लेषण करें, ताकि विद्यार्थियों के लिए हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। हम बिल्कुल उसी क्रम में चलेंगे जैसे नोट्स में दिया गया है। बिल्कुल, एकदम लाइन दर लाइन चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो पहले पेज की मुख्य हेडिंग मैं पढ़ रही हूँ। यहाँ लिखा है द्रव्य के तापीय गुण, और इसके नीचे ब्रैकेट में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लिखा है। हाँ, और इसी हेडिंग के ठीक नीचे एक बहुत ही बुनियादी बात को चित्रों के जरिए समझाया गया है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक थर्मामीटर जो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखा रहा है। साथ ही पिघलती हुई बर्फ है जहाँ Q ग्रेटर देन 0 लिखा है, और उबलता हुआ पानी है जिसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, तो ये चित्र असल में क्या बता रहे हैं? ये चित्र बहुत ही सरल तरीके से बच्चों को ये समझाते हैं कि कैसे ऊष्मा का प्रभाव पदार्थों की अलग अलग अवस्थाओं पर पड़ता है। मतलब हमारे शरीर का सामान्य तापमान, बर्फ का पानी बनना और पानी का भाप बनना, ये सब तापीय गुणों के ही व्यवहारिक उदाहरण हैं। समझ गई। अब पेज 2 पर आते हैं। यहाँ हेडिंग है ताप तथा ऊष्मा। मैं नोट्स की लाइन शब्दशः पढ़ती हूँ। लिखा है ताप किसी वस्तु की गर्माहट या ठंडक की माप है, एसआई मात्रक केल्विन। और उसके नीचे लिखा है ऊष्मा ऊर्जा का वह रूप जो दो वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण स्थानांतरित होता है, एसआई मात्रक जूल। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। ताप यानी टेम्परेचर केवल एक पैमाना है। यह सिर्फ इतना बताता है कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है, बस एक नंबर है। वहीं दूसरी ओर ऊष्मा मतलब हीट असल में ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो बहती है, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना? बिल्कुल। और इसके नीचे के डायग्राम पे ध्यान दें। यहाँ चित्र में दिखाया गया है T1 और T2 दो अलग अलग तापमान है। T1 उच्च ताप है और T2 निम्न ताप है, और उनके बीच एक तीर यानी एरो बना है जो ऊष्मा प्रवाह को दिखा रहा है। यह समझाता है कि ऊष्मा हमेशा प्राकृतिक रूप से गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ही बहती है। तो अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझूं, तो क्या ताप एक दिशा तय करने वाला ट्रैफिक पुलिस है और ऊष्मा वो गाड़ी है जो उस तय दिशा में आगे बढ़ती है? अरे वाह, ये बहुत ही सटीक सादृश्य है। ट्रैफिक पुलिस यानी ताप केवल ये बताता है कि ऊर्जा को किस दिशा में जाना है, और ऊष्मा रूपी गाड़ी हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही चलती है। हाँ, जब तक दोनों का तापमान बराबर ना हो जाए। अब पेज 3 पर चलते हैं। तापमापन। यहाँ लिखा है तापमापी का सिद्धांत, पदार्थों के भौतिक गुणों का ताप के साथ परिवर्तन। फिर लिखा है सेल्सियस पैमाना, हिमांक 0 डिग्री, भाप बिंदु 100 डिग्री, कुल भाग 100। और फ़ारेनहाइट पैमाना, हिमांक 32 डिग्री, भाप बिंदु 212 डिग्री, कुल भाग 180। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि थर्मामीटर किसी ऐसे पदार्थ से बनता है जैसे कि पारा, जो गर्म होने पर फैलता है। सेल्सियस पैमाने ने पानी के जमने और उबलने के बीच के अंतर को 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, जबकि फ़ारेनहाइट ने उसे 180 हिस्सों में बांटा है। हाँ, एकदम सही। इसीलिए इनके बीच के फॉर्मूले से हम एक पैमाने को दूसरे में बदल सकते हैं। और इसी पेज पर एक ग्राफ भी है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ग्राफ जहाँ तापमान की लाइन पीछे की तरफ जाकर -273.15 डिग्री सेल्सियस पर रुक जाती है। हाँ, इसे नोट्स में निरपेक्ष शून्य लिखा है। बिल्कुल, ये निरपेक्ष शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो वो बिंदु है जहां सब कुछ रुक जाता है। मतलब अणुओं की गति लगभग पूरी तरह खत्म हो जाती है। ये ब्रह्मांड का सबसे निचला संभव तापमान है। तो इसी से जुड़ा हमारा पेज 4 है, जहां हेडिंग है आदर्श गैस और परम ताप। लाइन है बॉयल का नियम नियत ताप पर P व्युत्क्रमानुपाती V, और चार्ल्स का नियम नियत दाब पर V अनुक्रमानुपाती T। फिर लिखा है आदर्श गैस समीकरण PV बराबर μRT, और अंत में परम शून्य 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसे ऐसे समझते हैं, आदर्श गैस समीकरण असल में बॉयल और चार्ल्स के नियमों का एक संयोजन है। बॉयल कहते हैं कि अगर तापमान समान रहे तो दबाव बढ़ाने पर आयतन घटेगा। चार्ल्स कहते हैं कि अगर दबाव समान रहे तो तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा।
और परम शून्य के बारे में क्या? हाँ, इसके साथ जो ग्राफ है ना, यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे तापमान कम करते जाने पर गैस का दाब और आयतन कम होता जाता है और सैद्धांतिक रूप से 0 केल्विन पर आयतन 0 हो जाता है। मतलब गैस गायब हो जाती है? असल में नहीं, मतलब कोई भी गैस उस न्यूनतम ताप तक पहुंचने से बहुत पहले ही लिक्विड या ठोस बन जाती है, लेकिन गणितीय रूप से समझने के लिए ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को ऊष्मा मिलती है तो वो फैलती है। अब हम नोट्स के खंड 2 पर आते हैं, तापीय प्रसार के प्रकार। पेज 5 की हेडिंग है तापीय प्रसार रेखीय। लाइन लिखी है, किसी ठोस को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि। सूत्र डेल्टा L बराबर अल्फा L गुणा L गुणा डेल्टा T। और तथ्य, तांबे का प्रसार कांच से अधिक होता है। इसे समझना बहुत आसान है। जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके कण दूर दूर भागने लगते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक छड़ जिसकी मूल लंबाई L है और गर्म करने पर जो थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा है उसे डेल्टा L से दर्शाया गया है। तो ये डेल्टा L इस बात पर निर्भर करेगा कि छड़ पहले कितनी लंबी थी और हमने उसे कितना गर्म किया। बिल्कुल। और हर पदार्थ का अपना एक गुण होता है जिसे अल्फा L कहते हैं। इसीलिए तांबा कांच के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है, भले ही दोनों को बराबर ऊष्मा दी जाए। अब पेज 6 पढ़ते हैं, क्षेत्र और आयतन प्रसार। लिखा है क्षेत्र प्रसार डेल्टा A बराबर अल्फा A गुणा डेल्टा T। आयतन प्रसार डेल्टा V बराबर अल्फा V गुणा डेल्टा T। और सबसे महत्वपूर्ण संबंध है अल्फा V बराबर 3 गुणा अल्फा L। हाँ, ये संबंध परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक सीधी छड़ है तो वो सिर्फ लंबाई में फैलेगी, लेकिन अगर कोई 3D वस्तु है जैसे कि एक घन या क्यूब, यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक घन जो गर्म होने पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिशाओं में फैल रहा है। अच्छा, इसीलिए आयतन का प्रसार रेखीय प्रसार का 3 गुना होता है। एकदम सही पकड़े, क्योंकि वो 3 दिशाओं में फैल रहा है। अब पेज 7 पर आते हैं, ये बहुत ही दिलचस्प है। हेडिंग है जल का असंगत प्रसार। मैं की कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ। जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन घटता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। और नीचे पर्यावरणीय प्रभाव लिखा है। यह प्रकृति का सबसे अद्भुत चमत्कार है। आमतौर पर चीजें ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं, लेकिन पानी के मामले में जब तापमान 4 डिग्री से नीचे यानी 3, 2, 1 और 0 की तरफ जाता है तो पानी वापस फैलने लगता है और हल्का हो जाता है। हाँ, और यहाँ का चित्र भी यही बता रहा है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक ग्राफ जो 4 डिग्री पर पानी के न्यूनतम आयतन को दर्शाता है और उसके बगल में एक जमी हुई झील का चित्र है जिसमें सबसे ऊपर बर्फ की परत है और नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तरल पानी है जहां एक मछली तैर रही है। बिल्कुल, यह चित्र समझाता है कि सर्दियों में जब झील ऊपर से जम जाती है तो बर्फ हल्की होने के कारण ऊपर तैरती है और सबसे भारी पानी जो 4 डिग्री पर है वो नीचे बैठ जाता है। इसी से जलीय जीव कड़ाके की ठंड में भी जिंदा रह पाते हैं। सच में, अगर पानी अन्य द्रवों की तरह व्यवहार करता तो ठंडे प्रदेशों में तो सारा जीवन ही नष्ट हो जाता। हाँ, पूरी झील नीचे से ऊपर तक ठोस बर्फ बन जाती। अब प्रसार के बाद ये समझना जरूरी है कि कौन सा पदार्थ कितनी ऊष्मा सोख सकता है। पेज 8 की हेडिंग है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। लिखा है इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा। सूत्र S बराबर Q/m डेल्टा T। मोलर विशिष्ट ऊष्मा Cp और Cv। और तथ्य, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण इसे रेडिएटर में कूलेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि कुछ पदार्थ बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और कुछ को बहुत ऊष्मा चाहिए होती है। पानी बहुत ही ढीठ होता है, उसे गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा चाहिए। इसलिए जब गाड़ी का इंजन गर्म होता है तो रेडिएटर में मौजूद पानी इंजन की ढेर सारी गर्मी सोख लेता है और खुद उबलता भी नहीं। इसीलिए वो एक अच्छा कूलेंट है। और मोलर विशिष्ट ऊष्मा वो बस द्रव्यमान की जगह मोल का उपयोग करती है। गैसों के लिए हम स्थिर दाब पर Cp और स्थिर आयतन पर Cv का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए। अब पेज 9 देखते हैं, ऊष्मामिति कैलोरीमेट्री।
इसका सिद्धांत लिखा है, विलगित निकाय में ली गई ऊष्मा बराबर दी गई ऊष्मा। हाँ, ये ऊर्जा संरक्षण का सीधा सा नियम है। एक विलगित निकाय यानी एक ऐसा बर्तन जहां से न गर्मी बाहर जा सके न बाहर की गर्मी अंदर आ सके। तो अगर हम एक गर्म और एक ठंडी चीज मिलाएं, तो गर्म चीज जितनी ऊष्मा खोएगी, ठंडी चीज बिल्कुल उतनी ही ऊष्मा सोख लेगी। और इसे नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग होता है, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, वह ऊष्मामापी उपकरण है। इसमें एक तांबे का बर्तन है, उसके बाहर ऊष्मारोधी परत है, अंदर एक तापमापी लगा है और एक विलोडक यानी स्टिरर है जिससे मिश्रण को हिलाया जाता है। और इसी बारे में है, पेज 10 पर हेडिंग है अवस्था परिवर्तन गलन। मैं पढ़ती हूँ, गलनांक वह ताप जिस पर ठोस द्रव में बदलता है। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक कम होता है। और एनसीईआरटी एक्टिविटी पुनर्हिमायन यानी रीजेलेशन। हाँ, ये वही एक्टिविटी है जिसका जिक्र हमने मेरा मतलब है इस डीप डाइव की शुरुआत में किया था। हाँ, तार वाला उदाहरण। बिल्कुल। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, बर्फ की एक बड़ी सिल्ली है, उस पर एक धातु का तार रखा है और तार के दोनों सिरों पर भारी वजन लटक रहे हैं। इस वजन के कारण तार के ठीक नीचे दबाव इतना बढ़ जाता है कि बर्फ 0 डिग्री से पहले ही पिघल जाती है। मतलब बिना तापमान बढ़ाए बर्फ पानी बन गई। हाँ, और तार उस पानी में से नीचे खिसक जाता है। लेकिन जैसे ही तार नीचे गया, ऊपर का दबाव हट जाता है और वो पानी तुरंत वापस बर्फ बन जाता है। इसे ही पुनर्हिमायन कहते हैं। ये तो बहुत ही कमाल का विज्ञान है। अब पेज 11 देखते हैं, क्वथन और ऊर्ध्वपातन। लिखा है, क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है, उदाहरण प्रेशर कुकर। कम दाब पर क्वथनांक घटता है, उदाहरण पहाड़ों पर खाना पकाना। और नीचे है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, ठोस का सीधे गैस में बदलना, उदाहरण शुष्क बर्फ। पहाड़ों पर हवा पतली होती है तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए पानी 100 डिग्री पर उबलने के बजाय मान लीजिए 90 डिग्री पर ही उबलने लगता है। तो पानी उबल तो रहा है, लेकिन उसमें खाना पकाना जितनी गर्मी नहीं है। एकदम सही। इसीलिए वहां दाल गलने में बहुत समय लगता है। इसे ठीक करने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हैं। कुकर के अंदर भाप कैद हो जाती है, दाब बढ़ जाता है और पानी 100 डिग्री के ऊपर जाकर उबलता है। और ऊर्ध्वपातन तो सीधा सा है, जहां ठोस पदार्थ पिघलने की बजाय सीधे वाष्प बन जाते हैं, जैसे ड्राई आइस। अच्छा, पेज 12 है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। परिभाषा है, अवस्था परिवर्तन के दौरान प्रति इकाई द्रव्यमान दी गई ऊष्मा। सूत्र Q बराबर ml। और एक महत्वपूर्ण नोट है, उबलते पानी की तुलना में भाप से जलन अधिक गंभीर होती है। अंत में त्रिक बिंदु या ट्रिपल पॉइंट का जिक्र है। जब पानी उबलता है तो आप उसे जो भी ऊष्मा देते हैं वो उसका तापमान 100 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ाती, बल्कि वो ऊष्मा पानी के अणुओं के बीच के बंधन को तोड़ने में खर्च होती है। यानी वो ऊष्मा भाप के अंदर छिप जाती है। बिल्कुल, इसीलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब वो भाप हमारी त्वचा पर लगती है तो 100 डिग्री के तापमान वाली गर्मी तो छोड़ती ही है, साथ ही वो जो छिपी हुई ऊष्मा थी वो भी त्वचा पर छोड़ देती है। इसीलिए भाप से जलना बहुत भयानक होता है। बाप रे, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का बहुत बड़ा विज्ञान है। और त्रिक बिंदु क्या है? ग्राफ है, इसमें गलन और क्वथन के समय तापमान की रेखा एकदम सपाट हो जाती है, जो गुप्त ऊष्मा को दर्शाती है। और त्रिक बिंदु वह विशिष्ट तापमान और दाब है जहां कोई पदार्थ एक ही समय में ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में संतुलन में रह सकता है। तो अब खंड 5 पर आते हैं, ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके। मतलब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है। पेज 13 है, चालन, कंडक्शन। लिखा है, माध्यम के कणों के बिना स्थान छोड़े ऊष्मा का प्रवाह, मुख्यतः ठोसों में। सूत्र H बराबर KA तापांतर बटे L। चालन में कण अपनी जगह नहीं छोड़ते। जैसे अगर लोहे की छड़ को एक तरफ से गर्म करें, यहाँ चित्र में दिखाया गया है, छड़ के एक सिरे पर आग है और वहां के कण कंपन कर रहे हैं। वे बिना जगह छोड़े अपनी ऊर्जा बगल वाले कण को पास कर रहे हैं, जिससे ऊष्मा दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। फिर पेज 14 पर है, संवहन, कन्वेक्शन। इसमें लिखा है, कणों की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण द्रवों और गैसों में। संवहन में कण खुद यात्रा करते हैं। जैसे पानी गर्म करने पर नीचे का गर्म पानी हल्का होकर ऊपर उठता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है। क्या समुद्र के किनारे चलने वाली हवाएं भी इसी से जुड़ी हैं? बिल्कुल।
यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि दिन के समय जमीन जल्दी गर्म होती है, हवा ऊपर उठती है और समुद्र की ओर से ठंडी हवा आती है, जिसे समुद्र समीर कहते हैं। रात में इसका उल्टा होता है, जिसे थल समीर कहते हैं। तीरों की दिशा से यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है। अब पेज 15, विकिरण, रेडिएशन। नोट्स कहते हैं माध्यम की आवश्यकता नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। कृष्ण का या ब्लैक बॉडी, काली सतह अच्छी अवशोषक और उत्सर्जक होती है। विकिरण को हवा या पानी की जरूरत नहीं है, वो निर्वात से भी गुजर सकता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है सूर्य से किरणें अंतरिक्ष से होते हुए पृथ्वी तक आ रही हैं, और ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट बताता है कि काली सतहें ऊष्मा को सबसे अच्छे से सोखती हैं। इसीलिए थर्मस फ्लास्क की दीवारें चमकदार होती हैं, ताकि गर्मी सोखने के बजाय परावर्तित हो जाएं। अब हम अंतिम खंड की ओर बढ़ रहे हैं। पेज 16 है वीन का विस्थापन नियम। लिखा है लैम्डा मैक्स अनुक्रमानुपाती 1/T प्रभाव। ताप बढ़ने पर रंग लाल से पीला और फिर नीला हो जाता है। मतलब जैसे जैसे वस्तु गर्म होती है, उससे निकलने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती जाती है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है स्पेक्ट्रल एनर्जी और वेवलेंथ का एक ग्राफ। इसमें साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, ग्राफ का जो पीक या शिखर है वो बाईं ओर यानी कम तरंगदैर्घ्य की ओर खिसकता है। इसीलिए आसमान में सबसे ज्यादा गर्म तारे नीले रंग के दिखाई देते हैं। बहुत खूब। अब पेज 17 देखते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम। कथन है किसी वस्तु के शीतलन की दर वस्तु और परिवेश के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, और शर्त तापांतर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ये नियम बताता है कि कोई गर्म वस्तु कैसे ठंडी होती है। शुरुआत में वो बहुत तेजी से ठंडी होगी, लेकिन जैसे जैसे उसका तापमान कमरे के तापमान के पास आता है, उसके ठंडे होने की गति धीमी हो जाती। हाँ, जैसे चाय का आखिरी घूंट ठंडा होने में बहुत समय लेता है। एकदम सही। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक चरघातांकीय क्षय यानी एक्सपोनेंशियल डिके वाला ग्राफ। ये ग्राफ एकदम तेजी से नीचे गिरता है और फिर धीरे धीरे समतल हो जाता है। तो हमने पीडीएफ के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब पेज 18 पर महत्वपूर्ण सूत्र और मान फॉर्मूला चीट शीट दी गई है। हाँ, विद्यार्थियों के लिए बहुत काम की है। मैं एक एक करके पढ़ देती हूँ। पहले आदर्श गैस PV बराबर μRT, फिर तापीय प्रसार के सूत्र डेल्टा L, डेल्टा A और डेल्टा V वाले। अवस्था परिवर्तन Q बराबर ml, विशिष्ट ऊष्मा S बराबर Q/m डेल्टा T, और ऊष्मा चालन का सूत्र हम और स्टैंडर्ड वैल्यूज में 0 केल्विन बराबर -273.15 डिग्री सेल्सियस, जल का ट्रिपल पॉइंट 273.16 केल्विन और R का मान 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन। और सबसे नीचे एक विशेष एग्जाम टिप है, प्रश्नों में यूनिट का विशेष ध्यान रखें। ये टिप मेरी तरफ से सबसे बड़ी सलाह है। बहुत से विद्यार्थी परीक्षा में तापमान को सेल्सियस से केल्विन में बदलना भूल जाते हैं, जिससे पूरा जवाब गलत हो जाता है। इस फॉर्मूला शीट को परीक्षा से पहले जरूर रिवाइज करें। बिल्कुल। तो इस तरह हमने नोट्स के हर एक पन्ने और हेडिंग का गहराई से विश्लेषण कर लिया है। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें WhatsApp पर मैसेज करें। WhatsApp नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।